तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। वो नदियां जो इस पूरे राज्य की लाइफलाइन है, उसका एक ऐसा जटिल और जीता जागता नेटवर्क जिसे समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। नदियां नक्शे पर खींची कोई नीली लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक जीवित विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है यार, ये हर एक दिन हमारे भूगोल, हमारे इकोसिस्टम और हमारी इकोनॉमी को एक्टिवली शेप कर रही हैं। आज के हमारी चर्चा एकदम बेसिक जियोग्राफिकल ढलान से शुरू होगी और एक बहुत ही मॉडर्न और सरप्राइजिंग लीगल फैक्ट्स तक जाएगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है यूपी का नदी तंत्र और उसका भौगोलिक ढलान। एकदम बेसिक फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहता है और इसकी वजह पूरी तरह से हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण और जमीन का टिल्ट है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने से पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर लेते हैं। प्राकृतिक नदी और इंसानों की बनाई नहर में क्या फर्क है? सिंपल सी बात है, एक नदी ग्रेविटी के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाती है, जबकि नहर हम इंसानों के कमांड पर चलती है ताकि हम सिंचाई या दूसरी ज़रूरतें पूरी कर सकें। और यहीं पर नदी बेसिन का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए कि ये पानी का कोई संकरा सा रास्ता नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी हाइड्रोलॉजिकल जॉइंट फैमिली है, जहां आसपास की छोटी बड़ी जलधाराएं अपने पानी का हिस्सा लेकर आती हैं और उसे मुखिया यानी मुख्य नदी में मिला देती हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर इतना सारा पानी आता कहाँ से है? आइए देखते हैं कि पानी के इस पूरे खजाने को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है। ये फाइनेंस वाला एनालॉजी मुझे लिटरली बहुत पसंद है। देखिए, हिमालयी नदियां जैसे गंगा, यमुना ग्लेशियरों से आती हैं, ये एकदम फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह हैं जो साल भर पानी का ब्याज देती रहती हैं। मैदानी नदियां भूजल और झीलों पर टिकी हैं, यानी ये करंट एसेट्स हैं। और पठारी नदियां जैसे चंबल और बेतवा वो मॉनसून पर निर्भर हैं, तो उन्हें आप सीजनल इनकम कह सकते हैं, जो अक्सर गर्मियों में सूख जाती हैं। और जब हिमालयी नदियों की बात हो रही हो तो गंगा का जिक्र तो लाजमी है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। क्या आपको पता है, देवप्रयाग में जब गंगा असल में बनती है, उसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा में वो 28 अलग अलग जिलों को टच करती है। आप खुद सोचिए, ये नदी इस राज्य के लिए कितने बड़े स्केल पर जीवन रेखा का काम कर रही है। लेकिन हम इस जीवनदायिनी नदी के साथ कर क्या रही हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 751। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। कानपुर का कुख्यात सीसामऊ नाला ऐतिहासिक रूप से हर एक दिन गंगा के साफ पानी में 751 टन कच्चा सीवेज उड़ेल देता था, हर दिन। तो फिर इतने पोल्यूशन के बाद भी नदी सर्वाइव कैसे करती है? इसका जवाब है बैक्टीरियोफाज। ये नेचर के बनाए हुए ऐसे माइक्रोस्कोपिक निंजा हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को ढूंढकर उनमें अपना डीएनए डाल देते हैं और उन्हें अंदर से फाड़कर खत्म कर देते हैं। पानी के भीतर लगातार चल रही ये बायोलॉजिकल वॉर ही गंगा को बचाए रखती है। अच्छा, अब गंगा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और उस बेहद ही अग्रेसिव चंबल की। नॉर्मली नदियां मैदानों में आकर उपजाऊ मिट्टी बिछाकर शांत हो जाती हैं, लेकिन चंबल का स्टाइल एकदम अलग है। पठार से जो पानी फुल स्पीड में नीचे आता है, वो मैदानी इलाके की मुलायम मिट्टी को एक आरी की तरह काटता चला जाता है, जिससे 100-100 फीट गहरी खाइयां और भूल भुलैया बन जाती हैं। इसे ही गली इरोजन कहते हैं। और इन्हीं खाइयों को हम बीहड़ कहते हैं। वही बीहड़ जहां कभी डाकुओं और बागियों का राज होता था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसी डरावने इलाके में घड़ियालों जैसी रेयर प्रजाति का कंजर्वेशन भी हो रहा है। मतलब नेचर अपना बैलेंस खुद बना लेती है। एक तरफ हिंसक इलाका तो दूसरी तरफ रेयर बायोडाइवर्सिटी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े हैं और हम इंसानों का इंटरवेंशन इस पूरे भूगोल को कैसे बदल रहा है। हिंडन नदी का केस लिटरली दिल तोड़ने वाला है। बिना किसी रोक टोक के इसमें इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेड और कैडमियम डाला गया है कि पानी में ऑक्सीजन 0 हो चुका है। इसका पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया है और अब ये नदी बस एक बहता हुआ जहरीला नाला बनकर रह गई है। टेक्निकली इसे डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया गया है।
अब इस डिलेमा को समझिए। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक तरफ बुंदेलखंड के लोगों को दशकों के सूखे से बचाने के लिए 230 किलोमीटर लंबी नहर बना रहा है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? पन्ना नेशनल पार्क के अंदर बाघों का एक बहुत ही क्रिटिकल कोर हैबिटेट पानी में डूब रहा है। ये इंसानी ज़रूरत और इकोलॉजिकल नुकसान के बीच का एक बहुत टफ बैलेंस है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे गंडक नदी यूपी बिहार का एकदम नेचुरल बॉर्डर तय करती है, घाघरा जो गंगा में सबसे ज्यादा पानी लाती है, रामगंगा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफलाइन है, और रिहन नदी जिस पर डैम बनाकर भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील गोविंद वल्लभ पंत सागर बनाई गई है। ये सब दिखाता है कि पानी की ताकत और उसका इस्तेमाल कितना डाइवर्स है। और फाइनली इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़े सरप्राइजिंग हिस्से पर आते हैं, कैसे हमारा कानून इन नदियों को देखने का नजरिया ही बदल रहा है। पिछले कुछ सालों की इस टाइमलाइन को देखिए। इसमें सबसे गेम चेंजिंग मोमेंट था 2017 का वो हाई कोर्ट का फैसला। इस फैसले ने गंगा और यमुना को एक लिविंग एंटिटी यानी जीवित मानव का लीगल स्टेटस दे दिया। इसका मतलब है कि अब कानून की नज़र में ये नदियां कोई रिसोर्स या कचरा फेंकने की जगह नहीं है, बल्कि उनके भी इंसानों जैसे अधिकार हैं। तो सोचिए, अगर कानून की नज़र में गंगा और यमुना बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक जीवित इंसान हैं, वो सांस लेती हैं, तो क्या उनमें रोज जहरीला केमिकल डालने वालों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं चलना चाहिए, जैसे किसी जीते जागते इंसान को जहर देने पर चलता है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।